नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। आज दरअसल हम बात कर रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की। ये जो मामला है इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर्स की पूरे देश में हड़ताल चल रही है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही एक्शन मोड में है। सीबीआई ने जांच बहुत तेज कर दी है और जो इस वक्त जब हम आपके साथ लाइव हैं, जो अपडेट आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक आप समझिए कि आज जो आरोपी है संजय राय, उसका साइको एनालिसिस टेस्ट होने जा रहा है। इसमें 5 डॉक्टर्स की टीम ये टेस्ट कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर उसके जो सोचने की जो तरीका था वो क्या था, कितना क्रिमिनल माइंड था, और जिस वक्त उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, क्या उनके बारे में कोई खुलासे हो सकते हैं। इसको लेकर भी तमाम चीजें आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं। सीबीआई ने पूरे मामले में जांच तेज कर दी है और इस पूरे मामले से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है उन सभी से एक एक करके सीबीआई पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल, जो पूर्व प्रिंसिपल अब आप कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त वही प्रिंसिपल थे, संदीप घोष, जिनको लेकर लगातार अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि मानव अंगों की तस्करी का बड़ा धंधा यहां पर चल रहा था। देखिए, संदीप घोष जो थे ये वही शख्स हैं जो कि उस वक्त के प्रिंसिपल और अब पूर्व प्रिंसिपल हो चुके हैं। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया, ये वही प्रिंसिपल है जिन्होंने कहा था कि ये तो आत्महत्या का मामला है। आखिर संदीप घोष से ये पूछा गया कि आपने इसको आत्महत्या क्यों करार दिया, क्या क्या इसके पीछे कोई एंगल था, कोई सोच थी, या उन्होंने अपने आप से ही कह दिया कि ये आत्महत्या का मामला है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस आरोपी का इस वक्त साइको एनालिसिस टेस्ट चल रहा है, दरअसल ये एक किस्म से उसके ब्रेन को मैप करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो किन लोगों के कहने पर काम कर रहा था। वो उस रात, जिस रात रेप और मर्डर की ये घटना घटी, वो 2 बार हॉस्पिटल में रात के वक्त क्यों गया। रात को लगभग 8:45 बजे के आसपास गया, फिर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास गया। वो 1 घंटे तक उस वक्त रात में रहा और फिर वो वापस आया। उसके साथ कौन लोग थे, और जो रैकेट है, चूंकि कई तरह की खबरें हैं, कोई कह रहा है कि ड्रग रैकेट, सेक्स रैकेट अस्पताल में चल रहा था, मानव तस्करी के रैकेट का भी एक जिक्र किया जा रहा था कि उसको लेकर के वो लड़की जानती थी, 31 साल की वो रेजिडेंट डॉक्टर जानती थी। बकायदा इसके लिए कंप्लेन भी वो एक बार विभाग में कर चुकी थी कि इस हॉस्पिटल में कुछ संदिग्ध था। बच्ची की वो जो लड़की है, उनकी एक डायरी जो मिली है, उससे भी सीबीआई को कई सारे सुराग मिले हैं कि कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसको लेकर वो परेशान थी और जिस राज के बारे में वो जानती थी जो वहां पर चल रहा था। जो साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ सीबीआई ने एक एक करके की है कि आखिर क्या चल रहा था रात को। उस वक्त क्या हुआ था जब 4 डॉक्टर्स ने खाना खाया, 3 डॉक्टर निकल गए और वो वहां पर बैठी हुई थी, क्योंकि 36 घंटे से लगातार वो जॉब कर रही थी। मे बी वो रेस्ट करने के लिए वहां पर बैठी हुई। निश्चित तौर पर देखिए, 36 घंटे पहले तो कैसे आप अलाउ कर सकते हैं, और इसको लेकर भी अब जो डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 12 घंटे की शिफ्ट आप किसी भी लेडी डॉक्टर से ले सकते हैं। इसका भी एक नियम बनाना चाहिए। खैर, इसके इतर आप समझिए कि इस पूरे मामले में आखिर अब जो सूत्रों के हवाले से खुलासे हो रहे हैं वो क्या क्या खुलासे हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये कि इस हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी चल रही थी। यहाँ पर जो पोस्टमार्टम के लिए शव आए जाते थे उन पर बाकायदा प्रैक्टिकल कराया जाता था, उनके अंगों को निकाला जाता था। यहाँ तक बातें सामने आ रही हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे सिंडिकेट की जानकारी लेडी डॉक्टर जिसका मर्डर हुआ, जिसका रेप हुआ, उसको थी, और इसकी उसने जानकारी विभाग को दी थी, स्वास्थ्य महकमे को दी थी। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम बातों का खुलासा करने वाली थी। उससे पहले उसके साथ रेप और मर्डर हुआ। रेप इसलिए किया गया, जो सूत्रों का दावा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, ताकि ये घटना रेप की लगे, ताकि ये घटना सामान्य लगे, ये ऐसा ना लगे कि ये अंगों की तस्करी का मामला था या फिर साक्ष्यों को छुपाने के लिए एक बड़ा सबूत के तौर पर लड़की थी, उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की घटना का अंजाम दिया गया है। अब संजय राय को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि संजय राय वही जो आरोपी है, उसके साथ कितने लोग हो सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आप देखें, परिवार वालों के बयान अगर आप देखें, वहां की सिचुएशन को अगर आप देखें, जिस जो सेमिनार हॉल था जिसमें बच्ची वो लेडी डॉक्टर जो रेस्ट कर रही थी, वो ये बताती है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं था। तो क्या इस रेप और हत्या में कोई और बड़े चेहरे शामिल हैं? क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे किसी सफोद पुरुष का भी नाम सामने आता है? यानी कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी सामने आएगा? क्या कोई ऐसा चेहरा है इसके पीछे जिसको छुपाने के लिए कोलकाता के
आप समझिए कि पूरा पुलिस महकमा लग जाता है। क्योंकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर जो लेडी डॉक्टर जिसके साथ रेप और हत्या हुई, उसके वकील की ओर से कोर्ट में कल ये दलील दी गई कि 2013 में जब जघन्य हत्याकांड ऐसा ही रेप के साथ एक बच्ची के साथ हुआ था, उनके हत्यारों को, उन रेपिस्टों को बचाने के लिए सबूतों को नष्ट कर दिया गया था और उस वक्त भी जांच में बड़ी भूमिका यही पुलिस कमिश्नर निभा रहे थे। लिहाजा इनको अब जांच से अलग किया जाए, क्योंकि इनके रहते निश्चित तौर पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होगी। यहां तक कहा गया वकील की ओर से कि हो सकता है कि ममता सरकार के लिए इन्होंने बड़े काम कर दिए हो तो सीबीआई को बहुत ज्यादा वहां सबूत ना मिले। तो आप सोचिए कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा इसमें मिला हुआ है जिसको बचाने के लिए एक नृशंस हत्या को आपकी पुलिस आत्महत्या बता देती है। बच्ची के घर कॉल जाता है कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। वो प्रिंसिपल जो आप कहते हैं कि आप प्रिंसिपल थे, पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी आप पर थी और आपने इतने नृशंस हत्याकांड को प्रथम दृष्टया कैसे कह दिया कि आत्महत्या थी। तो सवालों के घेरे में कई लोग हैं, खुलासे होना कई बाकी है। सीबीआई की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देखना होगा कि आगे और क्या क्या निकलकर सामने आएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।